एक विद्यालय में कक्षा में बहुत तेज से शोर हो रहा होता है, तो गुरुजी वहां दौड़ के पहुंचते हैं कि इतना शोर कैसे है। गुरुजी देखते हैं और देखते हैं विद्यालय में बच्चों ने बहुत सारा कचरा कर रखा है, मूंगफली के छिलके इधर उधर बखे रखे। गुरुजी बहुत जोर से कहते हैं, भाई सभी खड़े हो जाओ लाइन के अंदर, लाइन में खड़े हो जाओ, और लाइन में खड़े हो और अपने हाथ बाहर निकाल लो। सब बच्चे अपने हाथ बाहर निकालते हैं डंडे के लिए। गुरुजी आते हैं, दो दो डंडे मारना शुरू हो जाते हैं। सब बच्चे बारी बारी अपने दो दो डंडे खा के आगे बढ़ते जाते हैं। एक बच्चा खड़ा होता है और कहे मैं हाथ नहीं निकालूंगा। भाई गुरुजी कहते तू हाथ क्यों नहीं निकालेगा? तो उसने कहा मैंने ये कचरा किया ही नहीं है। गुरुजी आश्चर्य पड़ जाते हैं और कहते हैं इस बच्चे से कैसे डील किया जाए। तो उस बच्चे को ले जाया जाता है ऑफिस के अंदर, और जैसा हम करते हैं कि ऑफिस में कहते हैं कि कल तेरे पिताजी को लेकर आना स्कूल। अगले दिन वो बच्चा अपने पिता के साथ विद्यालय पहुंचता है और उसके पिता बड़ा विनम्र भाव से निवेदन करते हुए कहता है भाई मेरे बच्चे ने ये कचरा नहीं किया। तो कहा भाई आप कैसे कह सकते हैं? तो उसका पिता कहता है भाई मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं बच्चे को दे सकूं, बच्चा मूंगफली खरीद सके, और उस मूंगफली का बच्चा भी ऐसा नहीं कि वो वहां कचरा फैला सके। यानी उस बच्चे में इतना साहस था कि अपने इन विषम परिस्थितियों में, गरीब परिस्थितियों में, वो बच्चा अपने गुरुजन से कह सके कि मैंने गलती नहीं की। गलत को गलत कहने का साहस हो जिसमें, वही तो मिस्टर ब्लंट है, और वही अंग्रेजों को ऐसा कह सकता है कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो बच्चों, दोस्तों, आज हम बाल गंगाधर तिलक के बारे में पढ़ेंगे, जिन्हें लोकमान्य कहा जाता था। लोकमान्य, जो लोगों में मान्य हो, सभी लोगों में मान्य हो। और उसको लोकमान्य किसी व्यक्ति ने नहीं कहा, वो अपने कार्य कुशलता से वो लोकमान्य बना। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, जिसे महात्मा गांधी ने आधुनिक भारत का निर्माता कहा, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय क्रांति का जनक कहा, वो जनक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो क्लास शुरू करते हैं। ये जो चित्र है ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक है। बड़ी बड़ी मूछें, तो ये मूछें, ये पहनावा बहुत सारे लोगों ने कॉपी किया उस समय में, और इनको भी कॉपी करने का प्रयास किया, लेकिन बाल गंगाधर तिलक दूसरा नहीं बन पाया। बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र के अंदर बहुत इनके विचार पॉपुलर रहे। सबसे पहले अगर हम चर्चा करें तो बाल गंगाधर तिलक एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे, लेकिन मैंने आपको कहा मिस्टर ब्लंट, जो गलत को गलत कहने का साहस कर सके। अगर छुआछूत कोई ईश्वर भी करता है, अगर छुआछूत कोई ईश्वर भी करता है, या ईश्वर का कोई आदेश का यह परिणाम है, तो मैं इस ईश्वर को नहीं मानता। यह कहने वाला ब्राह्मण जो साहस कर सकता है, वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। अगर ईश्वर का आदेश है छुआछूत, उस समय में, मैं आज की बात नहीं कर रहा, आज के कई सालों पहले ये बात कहने का साहस कर सके, वो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक है, जो छुआछूत का खुला विरोध कर सके। बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने बहुत सारे कई सामाजिक कार्य किए, सामाजिक सुधार किए, जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो बाल गंगाधर तिलक आज का हमारा टॉपिक है। बाल गंगाधर कहां, कौन से राज्य में इनका कार्यक्षेत्र रहा? अधिकांश पूरे भारत में रहा, लेकिन इनका जन्म जो है वो रत्नागिरी जिले में चिखली नामक स्थान में होता है। बारिश के दिन जन्म, 23 जुलाई 1857 की क्रांति के पहले ही हो जाता है, यानी 1856 में। मैंने बात करी जगह कहाँ, तो चिखली। ये चिखली कौन से जिले में पड़ती है? तो रत्नागिरी। और रत्नागिरी कहाँ? तो महाराष्ट्र में। मृत्यु की तिथि भी आप यहीं देख ले, बोले इंपॉर्टेंट है। 1 अगस्त 1920
जब कांग्रेस आंदोलन चालू करने वाली थी, इनको बड़ा ओहदा भी दिया गया था, इनके ऊपर काफ़ी भार था। तो 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हो जाती है, जब शायद कांग्रेस को सबसे ज़्यादा इन पर डिपेंडेंट भी थी और बड़ा नाम बन चुके थे, तो उसमें इनकी मृत्यु भी हो जाती है। इनके पिता का नाम, क्योंकि हम बात करते हैं ना तब, तो गंगाधर राव ही इनके पिता का नाम था। इनके पिता का नाम था गंगाधर रामचंद्र तिलक। इनका जो मूल नाम है वो है केशव गंगाधर तिलक। केशव गंगाधर तिलक, बाद में ये केशव क्या बन गया, बाल बन गया। केशव गंगाधर तिलक से ये बाल गंगाधर तिलक बन गए। गणित में बहुत अच्छी रुचि, बचपन से ही पढ़ाई के अंदर बहुत कुशाग्र थे। अंग्रेजी में तो बहुत प्रवीण, इन्होंने समाचार पत्रिकाएं निकाली बाद में, और अंग्रेजी में कई पुस्तकें भी लिखी, विद्वान बहुत थे। तो बाल गंगाधर तिलक का बचपन के बाद इनकी जो रुचि है वो देख लेते हैं कि देश सेवा, लोग सभी लोग उस समय LLB कर रहे थे, क्योंकि अंग्रेजों के अत्याचार थे, लड़ने के लिए वकील चाहिए होता, अंग्रेजों के कानून जानने पड़ते। तो इन्होंने बंबई विश्वविद्यालय से 1879 में, बंबई विश्वविद्यालय से, और कई मशहूर उस समय के केस आप पढ़ेंगे अगर उनको, तो इन्होंने LLB की, बंबई विश्वविद्यालय से इन्होंने LLB की डिग्री हासिल की और कई केस लड़े, बहुत फेमस केस लड़े। 1880 में इनको पता लग गया कि एजुकेशन देना बहुत जरूरी है भारतीयों को, और वो अंग्रेजी भाषा जो है, इनकी भाषा जानना बहुत जरूरी है। तो इन्होंने 1880 के अंदर पूना के अंदर न्यू इंग्लिश स्कूल स्थापित की। इंग्लिश स्कूल नहीं भाई, न्यू इंग्लिश स्कूल, देखना आप इसमें न्यू शब्द जोड़ा है, नए तरीके से हम अंग्रेजी को पढ़ाएंगे। भारतीयों ने जितनी अंग्रेजी की टांग तोड़ी उतनी किसी ने नहीं तोड़ी है। कई शब्दों को तो हम बड़ा तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं, अंग्रेज खुद अतंबा करते हैं, अंग्रेजी का शब्द है क्या, है ना। तो ऐसे न्यू इंग्लिश स्कूल इन्होंने स्थापित की, कब की, 1880 के अंदर। 1881 के अंदर इनके द्वारा समाचार पत्र निकाला गया, केसरी और मराठा, ये 2 समाचार पत्र इंपॉर्टेंट आते हैं, एक इनका केसरी और एक इनका मराठा। अब देखना भाई, मराठा जो नाम मराठा है, लेकिन उसकी जो भाषा है वो क्या है, अंग्रेजी है। ये याद रखने वाली बात, कई एग्जामों का प्रश्न है ये। और केसरी, क्योंकि यहां अंग्रेजी आ गया, अब ये मराठी भाषा में है। और इन दोनों के संपादक मालिक कौन, बाद में चल के बन गए तिलक। पहले एक और नाम मिलता है आपको, केलकर। क्या नाम मिलता है, केलकर। और एक साथी इनके आगरकर, एक क्रिकेटर भी थे ना अजीत आगरकर, तो ये नाम याद रख लेना। ये केलकर जब हटते हैं तो इन दोनों के समाचार पत्रों के संपादक, प्रकाशक और सारा मालिक कौन हो जाते हैं, बाल गंगाधर तिलक। क्योंकि पर बात करते हैं ना, अगर हम चर्चा करेंगे आगे चल के कक्षा के अंदर, कि दावा करने मुंबई चले गए, मां नानी का दावा करने लंदन चले गए, तो ये पैसा कहां से, तो समाचार पत्र से। कुछ पत्रिकाएं प्रकाशित करी, कुछ स्कूल खोली, एसोसिएशन खोले, तो वहां से कुशाग्र बुद्धि तो थे ही। तो ये 1881 के अंदर, केसरी जो शब्द है, केसरी का मतलब होता है लॉयन, शेर। तो 1881 के अंदर इन्होंने ये समाचार पत्र प्रारंभ किया। 1879 के अंदर LLB कर लिया, 1880 में द न्यू इंग्लिश स्कूल खोल दिया, कहां खोला, पूना के अंदर, और 1881 में केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ किया। अब इनको आगे जब पता लग गया इस समाचार पत्र में कि ये क्रांति ला सकता है, तो कुछ प्रकाशन करते करते इन्होंने एक दिन कोल्हापुर के दीवान जो है उनके बारे में उस समाचार पत्र में छाप डाला। कोल्हापुर दीवान ने इन पर क्या कर दिया, मानहानि का दावा कर दिया। देखो वकील गण ही है ना, लेकिन मानहानि तो आप पर भी हो सके। अब ये कोल्हापुर दीवान ने जब इनको मानहानि का दावा कर दिया तो इनको जेल जाना पड़ा। इनके साथ में तिलक और आगरकर साहब, इन दोनों को क्या हुई, जेल जाना पड़ा। माफी नहीं मांगी तो इनको क्या हुआ, जेल जाना पड़ा। इस तरह इन्हें प्रथम राजनीतिक कैदी भी कहा जाता है। प्रथम राजनीतिक कैदी बने। कहां के दीवान, कोल्हापुर के दीवान,
है ना, उन्होंने मां नानी का केस कर दिया, इन्होंने छाड़ा लाख मार के अंदर उसके खिलाफ कुछ, लेकिन वापस छूटे और एजुकेशन में समाचार पत्र में वापस काम करना इन्होंने शुरू कर दिया। 1884 के अंदर वापस इन्होंने एक संस्था बनाई जिसको दक्कन एजुकेशन सोसाइटी का नाम दिया, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। कई संस्थाएं खुल गई इसकी, बहुत बड़ी है ना, आज भी वहां कई स्कूलें हैं दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की 1884 में। फिर 1885 के अंदर इन्होंने कहा एक और इंग्लिश बड़ा स्कूल खोलते हैं, तो फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना की, फर्ग्यूसन कॉलेज। ये जो फर्ग्यूसन है नाम आपको अगर याद भूल जाओ तो उस समय में राज्य गवर्नर हुआ करते थे बंबई के, तो उसी के नाम पे रख दो, देखिए बंद कैसे कराएगा कल को, तो उस फर्ग्यूसन के नाम पे ही उस संस्था का नाम इन्होंने रख दिया फर्ग्यूसन कॉलेज के नाम से। इस तरह इन्होंने फर्ग्यूसन कॉलेज की क्या की, स्थापना की। तो वापस हम बात करें, केसरी समाचार पत्र कौन सी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में। मराठा समाचार पत्र कौन सी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में। कोल्हापुर दीवान ने मां नानी का केस किया। 1884 के अंदर दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। 1885 के अंदर फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना की। कुछ समय बाद में आगे चलकर 1888 में इनके और आगरकर जी के बीच में मतभेद हो जाते हैं, तिलक और आगरकर के बीच में मतभेद हो जाते हैं, दोनों अलग अलग हो जाते हैं, थोड़ा सा कमजोर पड़ जाते हैं 1888 में। बाद में इनको लगता है कि हम और ज्यादा रचनात्मक कार्य करने चाहिए, तो 1889 के अंदर ये कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं, कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं 1889 कांग्रेस अधिवेशन में। लेकिन शामिल तो हो गए, लेकिन ऐसे मत थे, पूरा मनुष्य शामिल नहीं हुए। ये कांग्रेस का जो आग्रह है, उनका अनुनय विनय है, उनकी ज्ञापन की राजनीति है ना, ये वो ठीक नहीं मानते कि इससे स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो सकती है। वही जो विपिन चंद्र पाल के समय में मैंने बात की कि वो ये भिक्षा की राजनीति को गलत मानते थे, तो ये भी कहते थे कि अगर आप आग्रह कर रहे हो, अनुनय विनय कर रहे हो और ये ज्ञापन दे रहे हो, इससे क्या होगा, इससे स्वतंत्रता जो है वो नहीं मिलेगी, स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। इसके बजाय जो इनका रास्ता था, इनका रास्ता क्या था, स्वदेशी आप अपनाएं, आप चीजों का, अंग्रेजी विदेशी चीजों का बहिष्कार करें, स्वराज्य को स्थापना करें और राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा दें। इनके ये तरीके थे जो कांग्रेस से मैच नहीं खाते थे। आगे चल के हम पढ़ेंगे सूरत में विभाजन हुआ तो क्यों हुआ, तो इनके तरीकों में, प्रमुख तरीकों में कौन कौन से थे कि आप बहिष्कार करें विदेशी चीजों का, स्वदेशी को अपनाएं, बहिष्कार करें, स्वदेशी को अपनाएं और राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा दें, है ना, स्वदेशी को अपनाएं, राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा दें। भाई खुद ने भी तो फर्ग्यूसन कॉलेज खोली, है ना, द डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी खोली, पूना में न्यू इंग्लिश खोली, तो ये खुद भी तो वही रास्ता अपनाएंगे, है ना। और हमें इन सब के बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या करनी है, हमें स्वराज्य को प्राप्त करना है। इसके लिए इन्होंने बाद में कहा भी था, अपन कथन पढ़ेंगे आगे, इन्होंने स्वराज्य को, ये इनके मार्ग थे कि हमें बहिष्कार करना है, आप बहिष्कार की राजनीति कीजिए, आप स्वदेशी को अपनाइए, आप राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा दीजिए, मैं आपके साथ हूं। अब क्या होता है, महाराष्ट्र के अंदर अंग्रेज जो है वो लोगों के एकत्रित होने पर रोक लगा देते हैं। ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं होगे, जल्द से जुलूस नहीं निकालोगे अंग्रेजों के खिलाफ, तो बहुत गुस्सा और बुद्धि के पास सारे रास्ते होते हैं। तो इन्होंने 1893 में एक उत्सव शुरू किया जिसको गणेश उत्सव के नाम से जानते हैं, गणेश उत्सव। और इसी तरह 1896 में, कुछ बुक्स में 95 मिलेगा आपको, शिवाजी उत्सव। अब उसमें कई बार क्या होता है, घोषणा और कई बार उत्सव की शुरुआत, ये थोड़ा अंतर आ जाता है। तो 1893 में शिवाजी गणेश उत्सव और 1896 में शिवाजी उत्सव की इन्होंने शुरुआत करी। अब उस समय होता क्या था, उस समय कुछ लोगों को अछूत समझा जाता था, मूर्तियां जो है मंदिरों से बाहर नहीं आया करती थी, और मूर्तियों के क्योंकि जुलूस निकल रहा है, रैली निकल रही है, तो बहुत सारे लोग उसको छुएंगे। तो ऐसा नहीं है, तिलक का भी बहुत लोगों ने विरोध किया। तिलक को कहा कि ये तो धर्म के विरोध आचरण कर रहा है, ये तो मूर्ति को बाहर लेके आ रहा है और मूर्ति को सभी लोग छू रहे हैं जिनको छूने का अधिकार नहीं है।
तो इन्होंने कहा कि अगर छुआछूत अगर ईश्वर का आदेश है तो मैं से ईश्वर कोई भी नहीं मानता। उस समय में समाज में एक विद्वान ब्राह्मण व्यक्ति जो पढ़ा लिखा हो वो ये बात कहे तो समाज को टच करती है। इन्होंने कहा देखते हैं, देखे शिवाजी उत्सव गणेश उत्सव में कौन नहीं आते, कितने लोग नहीं आते, कितने लोग मेरा विरोध करते हैं। और देखा तो लोगों का हुजूम। तभी तो मैंने आपको कहा कि जिनको, इसीलिए तो इनको लोकमान्य कहा जाता था। छुआछूत के खिलाफ इन्होंने एक बहुत बड़ा स्टैंड लिया उस समय। अगर छुआछूत ईश्वर का आदेश है तो मैं इस ईश्वर को भी नहीं मानता। लेकिन शिवाजी उत्सव के शुरू होने के बाद कुछ समय बाद 1896 में पूना के अंदर अकाल पड़ता है। पूना में क्या पड़ता है? अकाल पड़ता है। और एक अकाल कमिश्नर नियुक्त होता है जिसका नाम था रैंड। और ये अकाल कमिश्नर जो है ये लोगों के खिलाफ भयंकर अत्याचार करता है। और इस अत्याचार के विरोध के अंदर वहीं महाराष्ट्र में आपने नाम सुना होगा चापेकर। ये चापेकर बंधु क्या करते हैं, इस रैंड की और इसका एक सहयोगी था अर्नेस्ट, इन दोनों की क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। और उस हत्याबाजी हुई या रैंड जो है वो गलत कार्य कर रहा था। इस पे स्टैंड, मैंने कहा ना, जिसने ब्लंट, मिस्टर ब्लंट कौन, जिसने स्टैंड ले लिया, इसने अपने समाचार पत्र में स्टैंड ले लिया कि कुछ नहीं, रैंड और अर्नेस्ट की जो हत्या है वो एक सही कदम है। अब टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल लिखा जाता है और उस टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल में के खिलाफ बाल गंगाधर तिलक वो कहते हैं कि मैं टाइम्स ऑफ इंडिया पर मानहानि का मुकदमा करूंगा। और तिलक जो है वो कहां पहुंच जाते हैं, मुकदमा मानहानि का करने बंबई चले जाते हैं। अब देखो, जो आदमी मानहानि, अंग्रेजों का राज यही तो है, कोई न्याय की बात नहीं। जो आदमी खुद की मानहानि का मुकदमा का दावा करने जा रहा है, अब मानहानि छोड़ो, तिलक के खुद पे कौन सा आरोप लगा देते हैं, वो राजद्रोह का, और तिलक को खुद को क्या कर देते हैं, जेल भेज देते हैं। ये घटना है 1897 की। 1897 याद रह जाएगा। 1597 भी कोई महत्वपूर्ण साल है, कमेंट करके बताएं 1597 में क्या हुआ था इतिहास के हिसाब से। तो उसके ठीक 300 साल बाद चीजों को इंटरलेट करके रखें और इन्हें 18 माह के लिए जेल में कारावास की सजा सुना देते हैं। 18 माह 1897 के अंदर खुद राजद्रोह, खुद जो है वो मानहानि का मुकदमा करने गए थे टाइम्स ऑफ इंडिया पे, और इन पे खुद पे 18 महीने की सजा सुना देते हैं। 1897 की बात। वापस आते हैं और लोग कहते हैं कि भाई आप रचनात्मक कार्यों में चले जाइए, आप एजुकेशन के काम कीजिए। लेकिन इन्होंने कहा नहीं, मैं अगर मेरी नीति राजनेता की है और उसमें मेरा भला बुरा जो होना है तो मैं राजनीतिज्ञ काम ही करूंगा। ये कांग्रेस के अंदर थोड़ा पार्टिसिपेट और तेज करने लग जाते हैं। 1907 में एक अधिवेशन होता है कांग्रेस का, बहुत प्रसिद्ध अधिवेशन जिसे हम कहते हैं सूरत अधिवेशन। हमने पिछली क्लासों में भी बात करी थी। सूरत अधिवेशन के अंदर कांग्रेस जो है वो 2 गुटों में बढ़ जाती है, एक नरम दल और दूसरा गरम दल। इस गरम दल के अंदर हमने कुछ क्लासें पढ़ ली हैं। लाल, ये तो हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है, बाल और पाल, पुरजोर तरीके से गरम दल का। बाकी शेष ज्यादातर कांग्रेसी नेता वो नरम दल के सदस्य रहते हैं। तो सूरत के अंदर कांग्रेस में विभाजन होता है और कई मुद्दों पर मतभेद सामने आ जाते हैं, कुर्सियां फेंकी जाती और जो अधिवेशन है वो हिंसक हो उठता है। तो कांग्रेस में जो विभाजन है वो सूरत में हुआ था। अब सूरत अधिवेशन के बाद में मैंने कहा ना आपको शुरुआत में, लोकमान्य तिलक जो है वो स्टैंड लेने वाले थे। अगर एक बार स्टैंड ले लिया उन्होंने चीज पे तो डट के उसके साथ साहस के साथ खड़े हो गए। तो 1908 के अंदर एक मुजफ्फर बम कांड हुआ था, मुजफ्फर बम कांड। उस मुजफ्फर बम कांड को लेकर
इनके द्वारा एक लेख लिखा जाता है जिसे बोलते हैं देश का दुर्भाग्य, और अंग्रेजों पे कटाक्ष करते हैं, ये देश का दुर्भाग्य है। अब उस लेख से अंग्रेजों को बहुत गुस्सा हो जाता है और वो वापस इनको जेल के अंदर पटक देते हैं, और 6 साल के लिए, कितने वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए इनको मांडले जेल भेज दिया जाता है। बर्मा इनका निर्वासन कर देते हैं 6 साल के लिए, एक लेख लिखने के खिलाफ, है ना। वहां बैठे बैठे वहां पे भी ये कुछ पुस्तकें लिखते हैं, जिसमें एक बहुत प्रमुख पुस्तक है जिनका बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है कि गीता रहस्य किसने लिखी। गीता रहस्य पुस्तक ये मांडले जेल में रहते हुए ही इन्होंने लिखी थी। 6 साल बाद यानी 1914 के अंदर, 1914 में ये जेल से रिहा होते हैं। 6 साल पूरे करके आते हैं, जेल से रिहा होते ही वापस इन अपने वही आंदोलन की राजनीति शुरू कर देते हैं और एक आंदोलन चलाते हैं, पुनश्च हरिओम, पुनश्च हरिओम आंदोलन प्रारंभ करते हैं 1914 में आते ही। लेकिन कहीं ना कहीं टीस तो थी। अब ये कुछ समय बाद एनी बिसेंट से प्रभावित होते हैं, और एनी बिसेंट क्योंकि जहां जहां ब्रिटिश के औपनिवेश थे वहां उन्होंने एक शासन व्यवस्था शुरू की थी जिसे बोलते थे डोमिनियन स्टेट। डोमिनियन स्टेट, जहां जहां ब्रिटिश की व्यवस्था थी वहां डोमिनियन स्टेट एक प्रचलन में आ गया था। उस डोमिनियन स्टेट की मांग की जाती है, जैसे बहुत सारे और उनके उपनिवेश थे, और इसी को लेकर एक लीग बनाई जाती है जिसे कहते हैं होम रूल लीग। और इस होम रूल लीग में जो प्रमुख रोल है, नाम पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं एनी बिसेंट का। इस होम रूल लीग की भारत में 2 प्रमुख शाखाएं, एक मद्रास और एक पुणे। मद्रास और एक पुणे। इसमें से जो मद्रास शाखा है वो कौन चलाती है, एनी बिसेंट, और जो पुणे शाखा है उसकी स्थापना कौन करते हैं, तिलक। इस पुणे शाखा के अंतर्गत बरार, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत, कर्नाटक, महाराष्ट्र में बंबई नहीं थी, बस बंबई में एनी बिसेंट थी, यहां पर इसकी शाखाएं तिलक स्थापित कर देते हैं। इस तरह होम रूल लीग जो है वो लोगों में धीरे धीरे बहुत तेजी से पॉपुलर होने लग जाती है और एक सहायक संस्था के रूप में कांग्रेस के ये कार्य करने लग जाती है। 1916 के अंदर ही 1916 जगह बेलगाम, बेलगाम किस राज्य में, कर्नाटक में, वहां पर तिलक कहते हैं स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, और मैं इसे लेकर रहूंगा। उन्नीस सौ 16 जगह बेलगाम, कर्नाटक। जब इन्होंने होम रूल लीग बनाई थी, होम रूल लीग का झंडा भी बनाया था और उस झंडे पे 7 सितारे भी लगाए थे। होम रूल लीग तो थोड़ा पॉपुलर हुई लोगों में, लेकिन वो झंडा और बाकी इनके विचार उतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाए। इसी बीच 1918 के अंदर एक अंग्रेज वेलेंटाइन शिरोल, वेलेंटाइन शिरोल 1918 में द इंडियन अनरेस्ट लिखता है, इंडियन अनरेस्ट, और उसमें एक 2 नाम मिलते हैं वैसे, दयानंद सरस्वती और बाल गंगाधर तिलक। स्पेशली हम तिलक को पढ़ रहे हैं तो इन्हें वो क्या कहता है, भारतीय
अशांति का जन्मदाता कहता है। कौन कहता है? वैलेंटाइन शिरोल। द इंडियन अनरेस्ट कौन लिखते हैं? वैलेंटाइन शिरोल लिखते हैं। वैलेंटाइन डे इसे याद रह जाएगा ना, वैलेंटाइन शिरोल। बहुत सारे लोगों की अशांति आ जाती है वैलेंटाइन पे, तो ऐसे याद रख लेना, है ना। तो वैलेंटाइन शिरोल, कई जगह चिरोल लिखा हुआ है, प्रोनाउंसिएशन अपना अपना है, कोई दिक्कत नहीं है। 1918 के अंदर वैलेंटाइन शिरोल भारतीय शांति का इन्हें जनक कहता। बहुत बार की परीक्षाओं का ये यहां से सवाल उठा हुआ है। अब वैलेंटाइन शिरोल के खिलाफ ये पहुंच जाते हैं लंदन। मैंने कहा ना, ये लंदन चले जाते हैं, इसलिए वहां पर मानहानि का मुकदमा करने, मानहानि का मुकदमा करने के लिए 1918 के अंदर, 1918 में जब ये लंदन से इतने नाम हो रखे होते हैं, तो 1918 में एक अधिवेशन होता है, दिल्ली अधिवेशन कांग्रेस का। दिल्ली अधिवेशन कौन सी पार्टी का? कांग्रेस का ही बात कर रहे हैं अपना, कांग्रेस का। अब उस दिल्ली अधिवेशन में अध्यक्ष चुना जाता है तिलक को। तिलक अध्यक्ष बनते हैं, लेकिन अध्यक्ष साहब थोड़े देर से पहुंचते हैं, तो उस सम्मेलन की अध्यक्षता की मदन मोहन मालवीय ने। मदन मोहन मालवीय जी बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम है ना, कभी इनको भी अपना डिटेल से पढ़ेंगे। तो उस दिल्ली अधिवेशन में अध्यक्षता करते हैं, लेकिन कांग्रेस से इनका हमने बात करी अभी। 1907 के अंदर सूरत अधिवेशन हुआ, 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ, गरम दल नरम दल में बट गए। लेकिन जब इनको जेल से निकलते हैं वापस, तो इनको लगता है कांग्रेस के साथ तो चलना पड़ेगा, तो 1916 में लखनऊ समझौता करवाते हैं। कौन सा समझौता? लखनऊ समझौता। और कांग्रेस में वापस नरम दल और गरम दल वापस एक हो जाते हैं कि हमें आपस में नहीं लड़ना, हमें अंग्रेजों से लड़ना, इस तरह से लड़ाई का हमारे अंग्रेज फायदा उठाएंगे। तो 1916 के अंदर, लेकिन 1916 से लगाकर वापस धीरे धीरे इनके मन में टीस रहती है कि कांग्रेस का जो परंपरागत तरीका है उसे हम थोड़ा पार नहीं पा सकते। कांग्रेस को बार बार ये झकझोरते हैं, मोटिवेट करते हैं। एक बीच में पार्टी भी बनाते हैं, कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी। 1920 में कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी, 1920 में कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना करते हैं। 1920 के अंदर ही, डेट थी 1 अगस्त 1920, 1 अगस्त 1920, 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हो जाती है। ये महान स्वतंत्रता सेनानी, महान क्रांतिकारी जो है, वो अपनी मृत्यु को प्राप्त होता है। इनके द्वारा कुछ प्रमुख रचनाएं, जिनमें गीता रहस्य, गीता रहस्य कई परीक्षाओं में पूछ लिया है, कंठस्थ करना, याद करना। वेदों का काल निर्णय, वेदों का काल निर्णय, यह भी महत्वपूर्ण पुस्तक है, वेदों का काल निर्णय। एक इनकी पुस्तक है वेदांत ज्योतिष, वेदांत ज्योतिष। इसके अलावा और भी कुछ अंग्रेजी पर आधारित इन्होंने पुस्तकें लिखी, जिनमें से द आर्कटिक होम ऑफ वेदास, द ओरियन, द ओरियन, द आर्कटिक होम ऑफ वेदास। ये द आर्कटिक होम ऑफ वेदास परीक्षाओं में कई बार पूछ ली है, ओरियन पूछ ली है। तो इस तरह से इनकी पुस्तकों से कई प्रश्न पूछे गए हैं, तो वो भी अपने को ध्यान में रखने हैं। इनके कुछ प्रमुख विचार थे, जिसमें से छुआछूत, यदि किसी ईश्वर का आदेश है तो मैं इसे ईश्वर को नहीं मानता, भौतिक उन्नति से अधिक आध्यात्मिक उन्नति किसी राष्ट्र के लिए अधिक आवश्यक है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ऐसे कुछ विचार इनके रहे। भारतीय क्रांति में अगर हम बात करें तो भारतीय क्रांति का जनक जवाहरलाल नेहरू ने कहा, भारतीय क्रांति का जनक कहा। गांधी जी ने भी हमेशा इन्हें पर्याप्त सम्मान दिया, और गांधी जी ने इन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा।
इसके अलावा इनके उपनामों में लोकमान्य है, इनको नाम क्या के आज भी नाम में बोलते ही तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। तो ऐसे लोकमान्य जो लीडर थे, क्रांतिकारी थे, देशभक्त थे, जिनके बारे में आज हमने जाना। लगभग सभी प्रश्न हमने कवर किए हैं। इनके द्वारा जो उत्सव शुरू किए गए, जो पत्र पत्रिकाएं शुरू की गई, इनके द्वारा किस तरह संघर्ष किया गया, सबको हमने जाना। क्लास अच्छी लगे तो ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। टेलीग्राम पे भी हम अवेलेबल हैं, जाके टेलीग्राम पे जुड़िए, पढ़िए, अपना भविष्य बनाइए और जुड़े रहिए दिशा राइज से। बहुत बहुत धन्यवाद।